हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेकोथेरापेटिक का चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 और वो है निमोनिया। इससे पहले हम लोगों ने एक पार्ट इसका पढ़ लिया है जिसमें हम लोगों ने ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ा था और बहुत सारी बेसिक बातें उसमें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है। अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या तो फिर प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो निमोनिया क्या होता है, तो निमोनिया भी एक तरीके का इन्फेक्शियस डिसीज़ है। इसमें क्या होता है, तो लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। अब वो चाहे दोनों लंग्स के अंदर हो या एक लंग्स के अंदर हो या लंग्स के किसी एक पार्ट के अंदर हो, समझ में आ रही बात। उसमें इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन होता है। इसमें कोई फिक्स नहीं है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगाई भी हो सकता है। कोई सा भी जाके लंग्स के अंदर अगर क्या कहते हैं अगर लंग्स के अंदर जाके इन्फेक्शन करता है और फिर वहाँ पे क्या करता है, इन्फ्लामेशन कर देता है, एक्यूमुलेशन कर देता है फ्लूइड का। वहाँ पे बहुत सारा क्या पस जमा होने लगता है और जो क्या कहते हैं हमारे एल्वियोलाई हैं यानी लंग्स के जो बेसिक यूनिट सेल हैं उसके अंदर डैमेज कर देता है, उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निमोनिया बोलते हैं। समझ में आ रही बात। और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो फिक्स नहीं है कोई, बल्कि कोई सा भी हो सकता है। चाहे वो क्या कहते हैं बैक्टीरिया हो सकता है, चाहे वो क्या कहते हैं वायरस हो सकता है या फंगाई भी हो सकता है। तो जिस किसी की वजह से भी अगर लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, समझ में आ रही बात, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है यानी एयर सही से आ नहीं पाता, जा नहीं पाता है और लंग्स के अंदर फ्लूइड भर जाता है, एल्वोलाई डैमेज हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं निमोनिया। क्या कहते हैं छोटे बच्चे इसके चपेट में ज़्यादा आते हैं कि शुरू में ही उनको निमोनिया हो जाता है। उनका रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है पूरी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है यानी बंद हो जाता है, वो सांस नहीं ले पाते हैं और मर जाते हैं। बहुत सारे बच्चों की इसमें डेथ होती है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप समझ चुके हैं। इसकी एटियोलॉजी क्या है, क्या यानी कौन से कारण है, कौन से रीज़न है जिसकी वजह से ये होता है। तो चूंकि इन्फेक्शियस डिसीज़ है तो इसमें कारण कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। समझ में आ रही बात। इन्फेक्शियस डिसीज़ होगा तो उसमें जो कारण होगा, रीज़न होगा, वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। तो इसमें कौन सा है, तो बैक्टीरिया भी हो सकता है जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। इसको एक को याद कर लीजिए कम से कम, इसी की वजह से सबसे ज़्यादा निमोनिया होता है। कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, दूसरा है माइकोप्लाज्मा निमोनिया, इसकी वजह से भी होता है लेकिन सबसे ज़्यादा इसी की वजह से होता है। ऐसे क्या क्लेमाइडिया निमोनिया, इसकी वजह से भी हो सकता है। ऐसे क्या ये वायरसेस की वजह से भी होता है। ऐसे क्या है फंगाई की वजह से भी क्या कहते हैं निमोनिया हो सकता है। अब इसके पैथोजेनेसिस क्या है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं चाह रहा हूँ जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट करूँ। ठीक है, तो इसका पैथोजेनेसिस क्या है, तो एंट्री ऑफ कॉजेटिव एजेंट। अब कोई सा भी कॉजेटिव एजेंट उसकी क्या है एंट्री हुई तो वो क्या करेगा, जाके वहाँ पे इन्फ्लामेशन करेगा। बल्कि इन्फ्लामेशन से पहले भी जो भी मतलब बैक्टीरिया या वायरस जो भी आता है वो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करता है। समझ में आ रही बात। सबसे पहले वो बॉडी के अंदर घुसने के बाद डायरेक्टली मतलब इन्फ्लामेशन वगैरह नहीं करता, बल्कि पहले अपनी वो तादाद को बढ़ाता, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाता, अपनी एक पूरी फौज खड़ी करता है, उसके बाद वो दिक्कत क्रिएट करना शुरू करता है। ठीक, तो वो आएगा, एंट्री करेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, फिर इन्फ्लामेशन होता है। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, एल्वियोलर एडिमा हो जाएगा यानी जो हमारा एल्वियोलाई है उसके अंदर फ्लूइड भर जाएगा। समझ में आ रही बात, यानी वहाँ पे इन्फ्लामेशन करेगा। इन्फ्लामेशन करने के बाद सेल डैमेज होंगे, वहाँ से पस भी निकल सकता है, पीप मवाद निकल सकता है जो जाके एल्वियोलाई के अंदर भर जाएगा, या फिर क्या कहते हैं स्प्यूटम वगैरह जो भी फ्लूइड वहाँ पे रिलीज होगा वो एल्वियोलाई के अंदर भर जाएगा। ठीक है, उसी को जो पस और मवाद और जो भी इस टाइप की चीज़ें होती है उसको एक्सुडेट भी बोलते हैं। समझ में आ रही बात। तो एल्वियोलर क्या कहते हैं एडिमा भी हो सकता है और क्या कहते हैं एक्सुडेट का फॉर्मेशन भी हो सकता है। एक्सुडेट मतलब पस मवाद पीप जो होता है वो। ठीक, उसमें और फिर उसके बाद क्या होगा, एल्वियोलाई एंड ब्रोंकियोल्स फिल विद एक्सुडेट। फिर जो हमारा एल्वियोलाई है या जो हमारे ब्रोंकियोल्स होते हैं यानी ब्रोंकाई से आगे जो छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स होते हैं उसमें जाके क्या होगा, ये भर जाएगा एक्सुडेट यानी जो फ्लूइड है, जो पस है, जो मवाद है, जो पीप है वो जाके उसमें भर जाएगा। आदमी सांस नहीं ले पाएगा, सांस नहीं लेगा तो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। इस तरीके से ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फिर दूसरे हमारे बॉडी के ऑर्गन भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं निमोनिया। पी इसमें साइलेंट है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है,
तो जो हमारे लिप्स हैं या जो नेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्लूइश कलर के हो जाएंगे, नीले नीले से होने लग जाएंगे। और क्या होगा, इसमें आदमी को कफ होगा तो कफ के साथ में हो सकता है कि येलो या ग्रीन या ब्लड आ जाए स्प्यूटम के अंदर, ठीक है। अब जो स्प्यूटम है वो हो सकता है कि पीला पीला एकदम आए या बिल्कुल ग्रीन टाइप का हो सकता आए, या फिर ब्लडी स्प्यूटम आ सकता है। आदमी को बुखार हो सकता है, बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। ऐसे क्या है, शॉर्ट ऑफ ब्रीथनेस, यानी आदमी का सांस फूलने लग जाएगा, क्योंकि क्या कहते हैं सांस ले नहीं पाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऐसे उसका हार्ट रेट बढ़ सकता है, हेडेक होगा उसको, चेस्ट पेन होगा, और क्या होगा, चिल्स पड़ेंगे, यानी उसको ठंडक सी लगेगी। अब वो क्या कहते हैं, इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो चूंकि इसमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती है तो ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं इसमें, यानी ऑक्सीजन लगाते हैं। ऐसे वेंटिलेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वेंटिलेशन का भी इंतज़ाम उसके लिए करना पड़ता है। समझ में आ रही बात, वेंटिलेटर मशीन आती है तो उसमें रख के उसको क्या है ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। ऐसे ही क्या है, वो अगर उसको छींक वगैरह आती है, उसको कफिंग करता है वो, तो वो कोई कपड़ा वगैरह अपने मुँह पर रख लेगा, अपने नाक पर रख लेगा, ताकि दूसरों को क्या है वो इन्फेक्टेड ना करे। और क्या होगा, जो हेल्दी न्यूट्रिशन लेगा, ये नहीं कि अभी मतलब इतना वो डैमेज है और खाना वैसे ही उटांग पटांग खा रहा, नहीं, बल्कि हेल्दी न्यूट्रिशन लेगा जिससे क्या उसकी इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव हो, और ऐसा खाना खाया जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करे। ऐसे क्या यानी फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा उसको लेना चाहिए। ऐसे ही शुड फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, और जो डॉक्टर वगैरह हैं उनकी बात को मानना चाहिए कि जो जो वो डायरेक्शन दे रहे हैं वो सब करना चाहिए। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीमेट्री टेस्ट करना चाहिए। क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीमेट्री टेस्ट करना चाहिए। एक छोटी सी मशीन आती है, हाथ में ऐसे लगा के ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जाता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना है, क्योंकि ऑक्सीजन को ढोने का काम उसी का होता है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीमेट्री जो मशीन होती है उसके ज़रिए से उसको टेस्ट करेंगे, तो कम से कम जो है वो 95% ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए। इससे ऊपर है तो अच्छा है, 95 है तो ठीक है, उससे नीचे अगर होता है तब ऑक्सीजन थेरेपी उसको क्या है देते हैं। और इसमें आदमी को क्या है, बेड रेस्ट रिक्वायर्ड होता है, यानी उसको आराम करना चाहिए। अब इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो चूंकि इसमें ज़्यादातर जो ये किससे होता है, क्या कहते हैं, बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो अगर ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से अगर है, तो इसमें हम लोग क्या देंगे, तो एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे। एंटीबायोटिक्स में भी कौन सा, मैक्रोलाइड्स। अब ये मैक्रोलाइड्स क्या है, तो एंटीबायोटिक की पूरी क्लासिफिकेशन है उसके केमिकल नेचर के बेस पे, तो उसी में से एक क्लासिफिकेशन है मैक्रोलाइड्स। तो जो मैक्रोलाइड्स है उसको यूज़ किया जाता है। तो उसके एग्जांपल जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन और भी कई सारे हैं, ठीक। दूसरा क्या है, इसमें एंटीपायूरेटिक की ज़रूरत पड़ती है, यानी अगर बुखार वगैरह है तो इसमें बुखार वगैरह की दवा देंगे, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, एस्पिरिन हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, निमेसुलाइड्स हो गया। तो ये सारी जो दवाएं हैं ज़रूरत पड़ने पे दे सकते हैं कोई एक। ऐसी क्या है, ज़रूरत पड़ने पे एंटीटसिव भी दे सकते हैं और एक्सपेक्टोरेंट भी दे सकते हैं, यानी खांसी वगैरह अगर आ रही है, अगर बलगम जमा हो गया तो उस बलगम को निकालने के लिए म्यूकोलाइट्स भी दे सकते हैं।